तो गुड मॉर्निंग सभी को। ये हमारा 7वां सेट है बिहार एसएससी को लेके। इससे पहले 6 सेट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और इसमें जो भी क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया होगा उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे दिखे होंगे जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। भाई 5 से 10% क्वेश्चन, उसी क्वेश्चंस को मैं इस सेट में रखने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप इसका 10 सेट 20 सेट करोगे, कॉपी में नोट करोगे, फिर आप टेस्ट वगैरह लगाओगे तो आप ऑलरेडी देखोगे कि आपका स्कोरिंग जो है ऑलरेडी बढ़ चुका है और आप थोड़ा सा अच्छा कंफर्ट महसूस कर रहे हैं जीएस में। और जैसे मैंने वीडियो में बताया था कि यदि जीएस में 50 में आप 40 से कम करने की सोचते हैं तो आप सीजीएल में एकदम से बाहर होने का रास्ता खुद ब खुद बना रहे हैं। तो मैं इस उद्देश्य से इस लेक्चर को ला रहा हूँ पर डे कि आप 50 में जो है 40 करें, ठीक है ना। 50 में 40 आराम से करें। और स्ट्रेटजी वीडियो सब बहुत सारा एकदम ऐसा स्ट्रेटजी वीडियो पड़ा हुआ कि आप एकदम सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो ठीक है, पहले उस लोग देखना चाहते हैं तो उस वीडियो सबको देख सकते हैं। तो आज का लेक्चर है, इस लेक्चर को देखें। टोटल 20 क्वेश्चंस रखे हैं और 7 बजे आपका पर डे ये लेक्चर अब आगे से मिल जाएगा। तो इस लेक्चर को अटेंड करें। इसके साथ ही जो भी लोग को लगता है कि ठीक है ये चैनल मेरे लिए सूटेबल है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है ना। क्योंकि बहती हुई नदी का भी कुछ उद्देश्य होता है, तो द कैरियर प्लांट का भी कुछ न कुछ उद्देश्य है। और हम ये मानते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जिम्मेवार लोग ही हैं जुड़े हुए हैं जो हमसे, और उन्हें कुछ कर गुजरने की लक्ष्य है और उस लक्ष्य की प्राप्ति में मेरा एक छोटा सा योगदान आप लोग को ज़रूर मिलेगा। तो ठीक है, देख लीजिएगा थोड़ा सा सब्सक्राइब वगैरह का। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के पीछे का मैं आपको पहले राज बताना चाहता हूँ। ऐसे क्वेश्चंस प्राय दे दिए जाते हैं, जैसे इसमें उपराष्ट्रपति दे दिए हैं, कभी दे देंगे कि निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति रह चुका है, दे देंगे कभी कौन ऐसा प्रधानमंत्री है जो कभी जो है सीएम रह चुका है, ठीक है, या कौन ऐसा प्रधानमंत्री है, मतलब किस टाइप के, और जो अलग अलग जो है, या कभी वित्त मंत्री रह चुका है। इस टाइप के क्वेश्चंस चाहे आप बिहार एसएससी दो, ठीक है, अच्छा बिहार दरोगा वगैरह दो, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एक क्वेश्चंस देखने में ही मिलेगा। और ये क्वेश्चंस देखने में लड़के को लगते हैं कि ठीक है भाई हल्का क्वेश्चंस है, बाकी जब पूछते हैं तो 90% लोगों ने इसको गलत करा है, ठीक है, क्योंकि एकदम से कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चंस रहता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, नोट्स बना के एक जगह लिख लेंगे, चाहे राष्ट्रपति वाला हो, चाहे उपराष्ट्रपति वाला हो, चाहे प्रधानमंत्री वाला हो, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति के पद को संभाला था। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे डायरेक्ट पहुँच जाएंगे नीलम संजीवा रेड्डी पे, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है कि कभी न कभी इसको निर्विरोध जो है उपराष्ट्रपति चुना था, जबकि ये बात गलत है, इसको निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। ये समझ गए बात को। और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद हिदायतुल्ला और शंकर दयाल शर्मा। इसका क्या हो जाएगा, मोहम्मद हिदायतुल्ला और शंकर दयाल शर्मा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 4, ऑप्शन नंबर बी। तो मोहम्मद हिदायतुल्ला और शंकर दयाल शर्मा जो है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के उपराष्ट्रपति के पद पे कभी न कभी थे, ठीक है। 1 और 4 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को भी देखने से लगता होगा अरे ये सब तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस ही आपके जो है एग्ज़ाम में जो है आने की चेष्टा रहती है। तो इसका कार्यकाल कितना होता है, 1 वर्ष का, ठीक है। और ये जितने भी संसदीय समिति है उसमें सबसे बड़ा समिति है। क्या है, सबसे बड़ा समिति। और इसमें है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के 30 मेंबर रहते हैं, इसमें राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। समझ गए कि नहीं बात को। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के ही मेंबर होते हैं और वो भी 30, और ये सबसे बड़ा समिति होती है। और इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है कि किस तरह से संसदीय खर्चों को जो है कमी लाने का जो है सो तरीका ये ढूंढते रहते हैं, ठीक है। संसदीय खर्च में जो है कमी लाने का जो है, कमी लाना इसका जो है मूल्य काम है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1 वर्ष, ठीक। एक होता है लोक लेखा समिति, दोनों नाम मिलता जुलता है, लोक लेखा समिति। तो इसमें सबको पता है कि इसमें 22 होता है, 15 + 7, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, उसको लघु लोकसभा भी बोलते हैं, ठीक है। इसका भी कार्यकाल 1 साल का होता है, ठीक है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले बताइए कि नॉर्थ ईस्ट में कुल कितने राज्य हैं? तो बहुत सारे लोग नॉर्थ ईस्ट में राज्य बताएंगे। नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले असम को बताएंगे, उसके बाद मेघालय को बताएंगे, उसके बाद त्रिपुरा को, मिजोरम को, मणिपुर को, कितने हो गए, फिर अरुणाचल प्रदेश को, फिर नागालैंड को, और फिर जो है यहाँ पर सिक्किम को डाल देंगे। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं सिक्किम नॉर्थ ईस्ट में नहीं आता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, देखो 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं इसीलिए, और सिक्किम लगा देंगे तो 8 सिस्टर का नाम होगा नहीं। तो ऑप्शन में कभी कभी दे देता है कौन कौन नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, तो क्या जवाब डालना है? सबसे पहले तो जवाब डालना है सिक्किम नॉर्थ ईस्ट में नहीं आता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा में क्या है, लोकसभा से 2 सदस्य, लोकसभा के 2 सदस्य होते हैं, और राज्यसभा के जो है राज्यसभा के 1 सदस्य होते हैं, राज्यसभा के 1 सदस्य। बाद में कि मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया और सिक्किम हो गया, ये लोकसभा हो या चाहे राज्यसभा हो, यहाँ से 1 सदस्य होते हैं, मिजोरम से, नागालैंड से, सिक्किम से। आप कमेंट में हमें बताइए कि गोवा में कितना जो है लोकसभा की सीटें होती है। ठीक है, उसके बाद ये बताइए कि उड़ीसा में कितना लोकसभा की सीटें होती है, और ये भी बताइए कि बिहार और राजस्थान में लोकसभा की सीटें में डिफरेंस भी है या नहीं भी है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा त्रिपुरा। नेक्स्ट, संविधान में किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है? सबसे पहले हम लोग यहाँ तदर्थ न्यायाधीश के बारे में समझेंगे कि ये चीज़ क्या होता है। आपको सबको पता है कि हर जगह एक कोरम चलता है। कोरम समझते हैं कि नहीं, जिसको आप पूर्ति भी बोल सकते हैं। मान के चलिए कोई भी हमारा लोकसभा में कोई कार्यकारी डिसीजन वगैरह लेना हो तो उसमें कोरम को पूर्ति की जाती है। तो जब एक कम होता है ना, एक न्यायाधीश कम होता है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो वहाँ पे जो है अनुच्छेद 127 के तहत जो है तदर्थ न्यायाधीश बुलाया जाता है निचले न्यायालय से। ठीक है, अनुच्छेद 127 के तहत। ठीक है, और उस पूर्ति को, उस काम को या कोई डिसीजन लेने के लिए कोरम को पूर्ति की जाती है। तो तदर्थ न्यायालय की नियुक्ति इसीलिए की जाती है। अब बात आती है कि क्या तदर्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला सत्र न्यायालय भी लागू करती है? तो नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय का आइटम है। सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के तहत ही जो है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, और क्यों की जाती है आपने समझा होगा। कमेंट में आप हमें ये भी बताइए कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के चीफ जस्टिस जो है ना, जो रिटायर हो चुके जज हैं, उसको काम के लिए बुला सकते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु होने पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया किस आम चुनाव में? तो एक संविधान संशोधन आया था 89वां, हाँ 89वां से ही संविधान संशोधन आया था 1989 में, 89वां माने 61वां संविधान संशोधन आया था 1989 ईस्वी में। 1989 ईस्वी से पहले क्या था कि आपका एज यदि 21 वर्ष है तभी आप मतदान कर सकते हैं और वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। लेकिन ये संविधान संशोधन आया तो 21 वर्ष को घटा के कर दिया 18 वर्ष, और तब से आप संविधान संशोधन में कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1989 ईस्वी के आम चुनाव में जो है आप 18 वर्ष के थे, उस समय में जो भी थे उन्होंने मत डाले। तो 3 फरवरी 1928 को एक कमेटी भारत आती है, उसका नाम क्या था? साइमन कमीशन। तो सबसे पहले जो है ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस कमीशन के समक्ष अपना बात रखा वयस्क मताधिकार का 1928 में ही, कि भाई भारत में जो भी चुनाव वगैरह होगा तो तुम जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर ही रखना। उस समय में 21 वर्ष रखा गया था। तो 1989 में 61वां संविधान संशोधन के तहत जो है इसको 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष, अभी वर्तमान में भी 18 वर्ष ही चल रहा है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एंडीज पर्वतमाला है कहाँ। तो ये दक्षिणी अमेरिका में जो है स्थित है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में के पश्चिमी तट पे जो है चिली और अर्जेंटीना के तट पर है। और ये जो एंडीज पर्वतमाला है ये विश्व की सबसे लंबी जो है पर्वत श्रृंखला है। और इसके सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? एकांकगुआ। क्या नाम है इसका? एकांकगुआ। क्या है यार? तो इसके सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? एकांकगुआ।
समझ गए बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झील का अष्टमुंडी झील कहाँ पड़ता है? केरल में। पुलिकट झील कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। और देखिए सूरजकुंड, चंद्रमा कुंड और ये सब सारा का सारा कहाँ पड़ता है? तो ये सब सारा का सारा हरियाणा में। बाद बाकी जो बच गया उसको उत्तराखंड में। रूपकुंड कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। इस प्रकार से जो है लगा दीजिए। एक का 1, एक का 2 जो है यहीं पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? डेविस जल संधि। अब जल संधि क्या है कि दो बड़ा बड़ा, इधर भी बड़ा समुद्र है, इधर भी बड़ा समुद्र है, बीच में कोई छोटा सा मिट्टी का टुकड़ा है जो दोनों को जल रहा है, उसी को जल संधि बोलते हैं। तो कौन सी सबसे बड़ी जल संधि है? तो डेविस जल संधि। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। अधिक वर्षावन वाले उष्ण क्षेत्र में भारी वर्षा होते हैं तो वहाँ वन किस प्रकार के होते हैं? अतः वहाँ कैसे वन होते हैं? तो देखिए जहाँ पे भारी वर्षा होगा, आप देखे होंगे कि बरसात के मौसम में आपके अगल बगल में भी जंगली पौधा भी ऐसे आतंक मचाता है कि आपको आने जाने में उसको अगले बरसात के बाद कटवाना पड़ता है। तो जहाँ अगल बगल में जहाँ वर्षा होता है वहाँ क्या होता है? हरा होता है, सबसे ज़्यादा हरा हो जाता है, बिना खाद पानी डाले भी जंगल सब बड़ा हो जाता है। तो सबसे पहले तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जहाँ पर भी वर्षा हो जाएगा तो वहाँ हरित वन ही आएगा। ठीक है। अब एक चीज़ जानते हैं, संसार में सबसे ज़्यादा जो है उष्ण क्षेत्र में पाए जाने वाले वन ही होता है हरित वन ही। हरित वन का नाम क्या है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसी का है, उष्णकटिबंधीय। और संसार में भी सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है? आर्द्र उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का ही। जैसे इसी का अन्य नाम सदा हरित वन भी, जो हरा सदा हरित ही रहता है, हरा ही रहता है। हरा क्यों रहता है? क्योंकि ये वर्षा वाले क्षेत्र में होते हैं। ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या जो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, सबसे अधिक स्थिर या स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? ठीक है। तो आप जानते ही हैं कि सागर हमेशा स्थिर होता है, उसमें कोई मतलब ऐसा नहीं कि आज यहाँ है सागर तो उठ के 10 महीना के बाद यहाँ चल जाएगा, परसों यहाँ, ऐसा हो नहीं जाएगा। एकदम स्थिर है, स्टेबल है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए। यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली बात ये आती है कि बच्चे दो शब्द यहाँ पर है। एक तो पारिस्थितिकी तंत्र है, तो पारिस्थितिकी तंत्र को जो सबसे पहले शब्द दिए थे उसको दिए थे एजी टांसले। ठीक है। और सिर्फ पारिस्थितिकी का जो नाम दिया था, पारिस्थितिकी का नाम दिया था हैकल, अर्नेस्ट हैकल। ठीक है। इस दोनों को आप एकदम से याद रखिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र बोलेगा, ये जो है तंत्र के साथ था, और ये जो था सिर्फ नाम था, पारिस्थितिकी का नाम ही था। ठीक है। ये तंत्र के साथ नहीं था, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है ना, ये कन्फ्यूजन होता है। और सबसे स्थिर कहाँ है? यहाँ पर सागरीय वन। नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, तो तुर्की का वान झील में जो है सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। कितना? तो इसको लवणता को जब प्रति 1000 परसेंटेज में मापते हैं, ठीक है ना, ऐसे में जैसे हम लोग बोलते हैं 50%, लेकिन ये माना जाता है 150% में होगा, 330% में, ये इसको मापन की क्षमता है। तुर्की के वान झील का जो है 330% है। और इसके बाद जो मृत सागर में है, इसके बाद जो सबसे ज़्यादा लवणता है उसमें कौन है? मृत सागर। इसका है 250%। बहुत सारे लोग ये लगा के आते हैं, जो कि गलत है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा लवण कौन है? तुर्की का वान झील। ठीक है। ऑप्शन नंबर ये डी। निम्नलिखित में से कौन कठपुतली छाया थिएटर परंपरा का थेलुबोम्बलत्ता किस राज्य से स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है। तो ये जो नाम आप देख रहे हैं ना, एक बार उच्चारण कर लीजिए, ये नाम आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। ठीक है। और जब आपको पूछ लेंगे कठपुतली कहाँ की कला है, तो इसका नाम डायरेक्ट बोल देंगे राजस्थान का। कठपुतली जो है नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का। लेकिन कठपुतली थिएटर परंपरा बोलेंगे तो थेलुबोम्बलत्ता करके जो है ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। नेक्स्ट है, किस योजना में कृषि तथा संबंधित राज्य में औसत विकास दर सबसे अधिक था या रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 में। ठीक है। इसको डायरेक्ट जो जितने भी पंचवर्षीय योजना इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और कन्फ्यूजन किए हैं, और लड़का इसको कम बनाए हैं, तो इसको आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को एकदम दिमाग में सेट ही कर लेंगे। ठीक। नेक्स्ट, कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रिसिल भी है, एकेयर भी है और इकरा भी है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। और सारे के सारे इंडियन है, इंडिया में ये काम करती है और इंडिया के रिपोर्ट को क्रेडिट वगैरह देती है। ठीक है। नेक्स्ट, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी निवास का प्रमाण मिला है। बहुत भी है क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, लगेगा कि ये हल्का है, लेकिन एकदम एक एक क्वेश्चन पे रिसर्च किया हुआ है।
ये इसका जो सही जवाब हो जाएगा मेहरगढ़। जहाँ पे भी मेहरगढ़ आ जाए आपके ऑप्शन में तो आप दो चीज़ यहाँ याद रखो। सबसे पहले तो अस्थाई निवास का, ठीक है, उसके बाद जो है उसके बाद यहाँ पर जो है अस्थाई निवास के बाद जो है कृषि का जो है, कृषि का भी प्राचीनतम साक्ष्य यहीं पे मिला था, मेहरगढ़ में ही। और दूसरी बात, यहाँ पाषाणकालीन बातें भी हुई थी। तो पाषाण के बाद जो है पाषाण के बाद से लेके और हड़प्पा तक का जो है यहाँ पर तीनों चीज़ मिलता है यहाँ पे, ठीक है ना। अस्थाई निवास मिलता है, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है और पाषाणकालीन भी साक्ष्य यहाँ पर मिली है, हड़प्पा का भी। कुल मिला के बात यह है कि मेहरगढ़ में मानव सभ्यता बहुत प्राचीन काल से है। तो जहाँ पे भी मेहरगढ़ आ जाए वहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन पे थोड़ा स्टे करो और यहाँ से देखो कि अस्थाई निवास भी है, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है और पाषाणकालीन भी यहाँ पर जो है साक्ष्य मिली है और पाषाण काल से लेकर हड़प्पा तक आदमी यहाँ पर निवास किए हुए थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, प्राचीनतम अस्थाई निवास कहाँ है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांडीवास के युद्ध 1760 ईस्वी में किसके बीच हुआ था। तो जैसे बांडीवास आ जाए तो आप डायरेक्ट समझ जाए कि एक साइड फ्रेंच होगा और फ्रेंच भी है, एक साइड इंग्लैंड होगा, ठीक है ना। ये दोनों में हुआ था। क्या था कि जब दोनों अपने अपने साम्राज्य को स्थापित कर लिए थे, 50-100 साल शासन करते हुए हो गए थे, तो नहीं बोलता है कि एक तीर में दो तलवार नहीं रहते, दो शेर नहीं रहते। तो ये बोलता था हम शेर हैं, ये बोलता था हम सवा शेर हैं, दोनों में टकराव हो गया। तो बांडीवास का युद्ध 1760 में हो गया। उसमें अंग्रेज क्या किया, फ्रांसीसी को पटक पटक के मारा और उसका जो आर्थिक राजधानी था पांडिचेरी 1761 ईस्वी में अंग्रेज से छीन लिया। इस प्रकार से जो है ब्रिटिश ने डच को नहीं हराया था, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था किस में, बांडीवास के युद्ध में। और 1761 में जो है उसका जो राजधानी था पांडिचेरी उसको भी उसने हड़प लिया, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत ने राष्ट्रमंडल के खेल में कब सर्वप्रथम प्रवेश किया। तो देखिए राष्ट्रमंडल जो है 1928 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है और कनाडा के हैमिल्टन में जो है इसका जो है पहला मैच खेला जाता है। लेकिन भारत उस समय वहाँ पर नहीं था। भारत जो है 1934 ईस्वी में राष्ट्रमंडल में जो है शामिल हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है द ओडेसिटी ऑफ द होप पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके सही जवाब हो जाएगा बराक ओबामा। बराक ओबामा राष्ट्रपति के पूर्व यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति हैं और इसके लेखक हैं, ठीक है। द सैटेनिक वर्सेस सलमान रश्दी और ए सूटेबल बॉय जो है विक्रम सेठ, ये इसके लेखक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अप्रैल 2025 में विश्व क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज के अनुसार वित्त वर्ष 25-26 में भारत का जीडीपी कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसका सही जवाब हो जाएगा 6.3। और ये भारत का जीडीपी जहाँ पे भी आप 6.5% से लेके 6.6% या 6% के बीच में जो भी आप देख रहे हैं समझिए कि वो उसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। आरबीआई भी इसी बीच का जो है क्राइटेरिया सेट के 6.5 से 6.7 के बीच में, 6.3 से 6.7 के बीच में। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 6.5, 6.5%। नेक्स्ट, किसने कहा था कि रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू, ठीक है ना। तो एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू। अब सबसे पहले रॉलेट एक्ट क्या है, इसको काला कानून भी बोला जाता है। एक रॉलेट एक्ट से संबंधित एक सवाल पूछा जाता है कि रॉलेट एक्ट के तहत यदि किसी की गिरफ्तारी होती थी तो उस पर बिना वकील दलील के कितने साल तक रखा जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 साल तक। ये क्वेश्चंस भी हार्ड क्वेश्चनों में आते हैं और मैक्सिमम बच्चे इसको छोड़ते हैं क्योंकि ऑप्शन में 1 साल, 2 साल, 6 महीना वगैरह रहते हैं। उसका सही जवाब क्या हो जाएगा 2 साल, ठीक है। और 13 अप्रैल 1919 को जो आया था ये, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र NDRC कहाँ स्थापित किया गया था। तो ये बिहार के पटना में किया गया था, ठीक है। अनुसंधान केंद्र रहेगा राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, तो ये हो जाएगा पटना। और राष्ट्रीय डॉल्फिन जो है अभ्यारण्य पूछ देगा कि डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है, अभ्यारण्य कहाँ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भागलपुर, ठीक है। और एक और है अररिया में भी एक कोई डॉल्फिन सेंटर है, मैं थोड़ा सा अभी कंफ्यूज कर रहा हूँ, अररिया में भी है कोई डॉल्फिन सेंटर। और इस वक्त पूरे भारत में कितने डॉल्फिन हैं, तो 6327 डॉल्फिन है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा डॉल्फिन कहाँ पाए जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में, ठीक। तो इसका सही जवाब ये था ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से ये सेट यहीं कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।